Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 24th of June 2020 Wednesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is there is no elevator to success, you have to take stairs. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Facebook seeks legal advice on Geo investment. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था जब फेसबुक और रिलायंस जियो की डील हुई थी कि हो सकता है ये बहुत सारे लीगल या रेगुलेटरी अथॉरिटी के फोकस में आए ये डील, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी तो इनकी आपस में डील होना ना मार्केट में कुछ मोनोपोली जनरेट करने की तरफ था। इसीलिए बहुत सारे जो अगर हम बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर भी ये डील को अभी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अब इस न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में ये है कि जो रिसेंटली इंडिया ने अपने एफडीआई नॉर्म्स चेंज किए हैं, जिसमें सारे बॉर्डरिंग नेशंस से जो एफडीआई आएगा उसको गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू आना होगा और हर एफडीआई जो इंडिया में आएगा उसको अपना बेनिफिशियर ओनरशिप का डिक्लेरेशन देना होगा। तो इसी तरह के बहुत सारे और एफडीआई नॉर्म्स में चेंज किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली। तो उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब फेसबुक को अपनी रिलायंस जियो में जो डील हुई है उसमें कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। क्यों इश्यूज दिख रहे हैं? क्योंकि फेसबुक एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। हालांकि ये कंपनी जो थी वो हेडक्वार्टर और फाउंडर दोनों ही यूएसए में हुई थी, बट इट इज़ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। और जब पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो इस पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जो हैं वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। और इन केस ऑफ फेसबुक, फेसबुक के केस में बहुत सारे फेसबुक के जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाइना और हांगकांग से बिलोंग करते हैं। तो अब जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नॉर्म चेंज किए थे और उसमें कहा था कि जितना भी एफडीआई बाहर से आएगा उसको अपना ओनरशिप डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कितने कितने ओनर हैं उस स्टेक में, उस कंपनी में। और कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 5% से ज़्यादा जिसका स्टेक होगा उसको ओनर माना जाएगा। सेबी इस जो 10% का जो कैप है उसको और स्ट्रिक्ट करके 5% पर लाने जा रही है। तो अब फेसबुक ये चाहता है कि इस डील में कोई भी ऐसा फर्दर ऑब्स्टिकल ना क्रिएट हो बाय दीज चेंजिंग एफडीआई नॉर्म्स। इसीलिए फेसबुक ने अपने जो इतने भी 4 लीगल एडवाइजर्स कंपनीज हैं उनसे लीगल एडवाइस ली है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ न्यू फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी टूवर्ड्स नेबरिंग कंट्रीज़। क्योंकि फेसबुक में खुद ही चाइना और हांगकांग जैसे कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं फेसबुक और रिलायंस जियो की ये डील एफडीआई के उस परव्यू में ना आ जाए जिसको कि चाइना के थ्रू आया हुआ इन्वेस्टमेंट माना जाए। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, कोई थर्ड कंपनी अगर किसी और कंट्री की कंपनी भी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसको अपना ओनरशिप डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और ओनरशिप डिक्लेरेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एनालाइज करेगी कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो किसी थर्ड कंट्री के थ्रू आ रहा है ये कहीं राउंड ट्रिपिंग होकर चाइना से तो नहीं आया कि चाइना ने पहले किसी थर्ड कंट्री में इन्वेस्ट किया फिर वो थर्ड कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। तो इस क्लॉज से बचने के लिए फेसबुक ने अपनी 4 बिग कंसल्टेंसी फर्म्स को एडवाइस के लिए बोला है कि आप मुझे एडवाइस दीजिए कि क्या ये डील एफडीआई के नए परव्यू में आती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए एफडीआई नॉर्म्स लाए हैं उसके परव्यू में तो नहीं आती, क्योंकि एफडीआई का फेसबुक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ और हांगकांग इन्वेस्टर्स का है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं रिसेंटली फेसबुक ने 9.9% का स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में खरीदा था वर्थ $5.7 बिलियन। और इवन फेसबुक के बाद 9 अदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुए थे इस डिजिटल सर्विस कंपनी में। तो अगर फेसबुक इस तरह का कंसल्टेंसी फर्म से इस तरह की एडवाइस ले रहा है तो इसका मतलब अब ये भी है कि जो अदर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रिलायंस जियो के साथ डील करी है उनको भी अब इस चीज़ के इस क्लॉज को देखना पड़ेगा कि कहीं उनकी कंपनी में किसी चाइनीज़ फर्म का या किसी हांगकांग से ओरिजिन फर्म का इन्वेस्टर का मेजर स्टेक या मेजर शेयर होल्डिंग्स तो नहीं है। और अगर हम फेसबुक की शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो टॉप शेयर होल्डर्स हैं वो फेसबुक के कौन कौन है, तो ये आप देख सकते हैं। ये टॉप शेयर होल्डर्स हैं फेसबुक के। वैनगार्ड ग्रुप का 7.8% का स्टेक है। कैपिटल गुड कंपनीज का 6.88% का स्टेक है। इसी तरह ब्लैक रॉक का 6.6, एफएमआर का 5.14, टीआर प्राइस ग्रुप का
53, स्टेट स्ट्रीट कॉरपोरेशन का 3.97। इसी तरह कुछ बैंक्स का भी स्टेक है। तो कई सारे स्टेक होल्डर खुद फेसबुक के भी हैं। तो अब इनमें से कई सारे चाइनीज़ भी होंगे, कई सारे हांगकांग के भी ओरिजिन से होंगे। तो अब फेसबुक के लिए प्रॉब्लम हो सकती है एज पर द न्यू एफडीआई नॉर्म्स। इसीलिए फेसबुक लीगल एडवाइस सीख कर रहा है। हालांकि जब ये डील हुई थी फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच में, उस समय फेमा एक्ट, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फेमा एक्ट। तो फेमा एक्ट के जो तहत था उसमें कोई भी थ्रेशोल्ड रूल नहीं था बेनिफिशियल ओनरशिप के लिए। बट अभी जैसे कि रिसेंट न्यूज़ आ रही है, उन न्यूज़ में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी 10% से डिक्रीज़ करके उसको 5% तक ला रही, जिससे कि किसी भी कंपनी के जो लार्ज शेयर होल्डर्स हैं वो अब ओनरशिप के परव्यू में आएंगे। तो इन्हीं सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कहीं फ्यूचर में इस डील कैंसिल ना हो जाए या इस डील को लेकर के अदर लीगल ऑब्लिगेशन ना आ जाए, फेसबुक अभी से ही प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। ग्रीन कॉरिडोर्स फॉर फ्लाइट्स टू यूएस यूरोप लाइकली सून। कोरोना वायरस इम्पैक्ट की वजह से, पैंडमिक की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़, इवन मैक्सिमम कंट्रीज़ में इंटर कॉन्टिनेंटल जो फ़्लाइट्स थी वो बंद हो चुकी थी। जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी वो बंद हो चुकी थी। इंटरनेशनल ट्रैवल बंद हो चुका था। अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट जो हैं दे आर वर्किंग ऑन अ प्लान टू क्रिएट अ कॉरिडोर especially called as travel corridor, travel bubble or green corridor in order to significantly ease the travel restrictions between two countries। और ये इंडिया का पहला ग्रीन कॉरिडोर होगा जो इंडिया किसी अदर कंट्री के साथ स्टैब्लिश करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के साथ ही नहीं, इंडिया कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी ग्रीन कॉरिडोर को स्टैब्लिश करने के लिए बात कर रहा है, प्लान डिवाइस कर रहा है। But in case of USA, the plan is at its final stage, and both countries are actually going to start a travel bubble which completely remove or substantially relax the quarantine measures for flyers। तो अभी जितने क्वारंटाइन मेजर्स चल रहे हैं आपका, अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में कभी ट्रैवल किया होगा इस ड्यूरेशन में तो आपको पता होगा कि बहुत सारे आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ रहा है। तो जब ये जो ट्रैवल बबल्स क्रिएट होगा बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया, इसमें बहुत सारे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स कर दिए जाएंगे फ्लायर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए, जिससे कि वो ईज़िली दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। क्योंकि इंडिया का ये कहना है, इंडियन एजेंसीज़ का ये कहना है कि इस पैंडमिक सिचुएशन के बाद भी इन कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनसे हमारी जो ट्रैवल डिमांड है वो कम नहीं हुई है। पीपल और द सिटीजन आर स्टिल विलिंग टू travel for those countries. So apart from USA, India is also discussing to develop green corridor with France, Germany and United Kingdom। तो ऑफिशियल्स का कहना है कि बहुत जल्दी ही इस पर डिसीजन एंड हो जाएगा, नेगोशिएशन ख़त्म हो जाएगा और हमें यूएसए और इंडिया के बीच में ग्रीन कॉरिडोर देखने को मिलेगा। तो अब ग्रीन कॉरिडोर के कई सारे नाम हो सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसको ट्रैवल बबल भी बोला जाता है, इसको ट्रैवल ब्रिज भी कहा जाता है, इसको ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये ऐसे कॉरिडोर या ऐसा एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, जहाँ पर जो पैसेंजर होते हैं उनको बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। जैसे भी कभी भी आप किसी इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने, चेक इन, चेकआउट, वेटिंग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको दिखाने होते हैं। कभी किसी फ़ीवर का, कभी किसी इंजेक्शन का डॉक्यूमेंट कि आपको फ़ीवर इंजेक्शन लगा कर आए हैं, ये इंजेक्शन आपने लगा रखे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा। अपार्ट फ्रॉम वीज़ा, तो अगर दो कंट्रीज़ आपस में मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि वो आपस में ट्रैवल बबल स्टैब्लिश करेंगे या ट्रैवल ब्रिज स्टैब्लिश करेंगे या ग्रीन कॉरिडोर स्टैब्लिश करेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कॉरिडोर के थ्रू या उस स्कीम के थ्रू जो भी पैसेंजर ट्रैवल करेंगे उनको बहुत सारे नॉर्म्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे उनका वेटिंग पीरियड जो होता है कभी कभी ट्रैवलर्स का, वो उनका रिड्यूस हो जाएगा, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी एयरपोर्ट में चेक इन चेकआउट नहीं करना पड़ेगा।
बहुत सारे जो हेल्थ रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे जो नॉर्म्स होते हैं उनको रिलैक्स किया जाता है। ये डिपेंड करता है नेगोशिएशन पे, कंट्री कितना, दोनों कंट्रीज़ ने क्या किन किन इश्यूज़ पर नेगोशिएट किया है और वो किन किन इश्यूज़ पर रिलैक्सेशन देने को तैयार है। ये ग्रीन कॉरिडोर या जो ट्रैवल बबल होता है ये कंट्री वाइज वेरी करता है, बिटवीन टू कंट्रीज़ वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का फिक्स पैरामीटर है, फिक्स स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, वो सारे कंट्रीज़ अडॉप्ट करते नहीं। हो सकता है हमारा यूएसए के साथ इंडिया का जो ट्रैवल बबल हो वो ज़्यादा रिलैक्स हो, जो फ्रांस के साथ हो वो कम रिलैक्स हो। तो ये नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है दोनों कंट्रीज़ के कि वो किन किन नॉर्म्स को रिलैक्स कर रहे हैं। और जो ये एग्रीमेंट होता है, जो नेगोशिएशन होता है, ये रेसिप्रोकल होता है नेचर में। रेसिप्रोकल होता है मतलब अगर इंडिया ने यूएसए से अपनी फ़्लाइट को ग्रीन कॉरिडोर में डिक्लेयर किया है तो यूएसए भी इंडिया की फ़्लाइट को यूएसए से इंडिया में ग्रीन कॉरिडोर में ही डिक्लेयर करेगा। इट इज़ रेसिप्रोकल इन नेचर, ताकि दोनों कंट्रीज़ के जो पैसेंजर है उनको सिमिलर बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने यूएसए से तो यूएसए तक अपनी फ़्लाइट को ग्रीन कॉरिडोर डिक्लेयर कर दिया, बट यूएसए ने इंडिया में जाने वाली अपनी फ़्लाइट को ग्रीन कॉरिडोर डिक्लेयर नहीं किया या ट्रैवल बबल डिक्लेयर नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता। दिस नेगोशिएशन इज़ रेसिप्रोकल इन नेचर। तो अब हमें बहुत जल्दी ही यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और यूके के साथ एक ट्रैवल बबल देखने को मिलेगा विद इंडिया, जिससे कि इस कोरोना वायरस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी जो पैसेंजर्स हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम देखना चाहें कितना जो रूट्स हैं, जो इंडिया की नॉन स्टॉप रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, और उनमें कितनी कितनी सीट्स थी अवेलेबल थी, तो आप देख सकते हैं दिल्ली शिकागो एयर इंडिया, दिल्ली न्यूयॉर्क एयर इंडिया, मुंबई न्यूयॉर्क एयर इंडिया, दिल्ली सैन फ्रांसिस्को एयर इंडिया, मुंबई न्यूयॉर्क, दिल्ली न्यूयॉर्क, दिल्ली वाशिंगटन एयर इंडिया। तो ये जो कॉरिडोर्स थे, जो ये जो रूट हैं, ये नॉन स्टॉप रूट्स हैं जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। इनको स्टॉप करना पॉसिबल नहीं हो पाता या नहीं किया था, इन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में किया। तो अब इंडिया जो है वो यूएसए के साथ दोबारा से अपना ट्रैवल प्लान अंडर ग्रीन कॉरिडोर स्टैब्लिश करने जा रही है। इट मीन्स हमारा अब जो इंटरनेशनल ट्रैवल है, जो इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री है, वो भी ओपन होने वाली है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। टेक फर्म स्लैम H1B वीज़ा सस्पेंशन। कल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया है। उस प्रोक्लेमेशन में उन्होंने H1B, L1 और अदर इमिग्रेंट वीज़ा को दिसंबर 2020 तक सस्पेंड कर दिया है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों किया है, इसमें बहुत सारे आप रीज़न्स दे सकते हैं। वो ये साइड कर रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से सस्पेंशन किया गया है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोरोना वायरस पैंडेमिक को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया है अदर कंट्री से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, आईटी फर्म्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, या जो अभी अपकमिंग इलेक्शन आने वाला है अमेरिका में उसको देखते हुए उन्होंने जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन किया है, जिससे कि अमेरिकन्स को ये लगे कि जो आईटी कंपनीज, स्पेशली जो फॉरेन आईटी कंपनीज जो कि यूएसए में ऑपरेट कर रही हैं, वो किसी एक्सपाट्रिएट को यूएसए में ना लाएं बल्कि अमेरिकन्स को ही जॉब दें। तो इसके कई सारे इशू आप या कई सारे रीजंस आप कोट कर सकते हैं। ये अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग कहना है। तो अब अभी इस न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में ये है कि फ़िलहाल के लिए यूएसए ने H1B, L1 और अदर इमिग्रेशन वीज़ास को सस्पेंड कर दिया है। और यूएसए गवर्नमेंट के इस मूव से इंडिया, स्पेशली इंडिया को की आईटी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इंडिया की ही आईटी इंडस्ट्री को नहीं, यूएसए की भी आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसका क्वेश्चन उठता है कि क्यों होगा इंडिया की आईटी कंपनीज़ को नुकसान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया जो है वो अपने आईटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो इंडिया की है, वो इंडिया की बहुत फ्लॉरिश है, बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी मानी जाती है वर्ल्ड में। अच्छी किस सेंस में, एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है विद अ चीप कॉस्ट, या कम कॉस्ट में, लो कॉस्ट में, लो प्राइस में एक क्वालिटी स्टैंडर्ड की सर्विस प्रोवाइड करती है इंडियन आईटी इंडस्ट्री। तो इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है, इसका बहुत सारा बिजनेस जो होता है वो हमारे यूएसए या यूरोपियन नेशंस से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उन पर डिपेंड करता है। हमारे होम जो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे हमारा बहुत ज़्यादा, जो हमारी आईटी फर्म्स हैं, आईटी क्या है, वो विप्रो हो, टीसीएस हो, इंफोसिस हो, बहुत ज़्यादा बिजनेस उनका हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री से या डोमेस्टिक मार्केट से नहीं आता। उनका मैक्सिमम बिजनेस जो होता है वो अमेरिका जैसे कंट्री से, यूरोपियन नेशंस से आता है।
चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो किसी बैक एंड सर्विस प्रोवाइडर को लेकर के या नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर के हो। तो होता क्या है, जितनी भी आईटी फर्म्स है ये अपने जो यहाँ के इंडिया के जो प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स जो उनकी जो कंपनी में होते हैं उनको यूएसए और यूरोप जैसे कंट्रीज़ में भेजती हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब भेजने के समय वो कौन सा वीज़ा यूज़ करती हैं, H1B वीज़ा यूज़ किया जाता है या L1 वीज़ा यूज़ किया जाता है। मैक्सिमम टाइम जो आईटी फर्म्स होती हैं वो H1B वीज़ा यूज़ करती हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका जा कर के या दूसरे कंट्री में जा कर के शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जाते हैं H1B वीज़ा पर, और जब काम ख़त्म होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, सर्विस डिलीवर हो जाती है, देन दे कम बैक। तो अब जबकि यूएसए गवर्नमेंट ने H1B वीज़ा, L1 और अदर इमिग्रेशन वीज़ास को सस्पेंड कर दिया है, तो जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं इंडिया की, उनको अपने प्रोफेशनल्स को, अपने आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिका भेजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगा, वीज़ा नहीं मिलेगा, तो अपने आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिका नहीं भेज पाएंगे किसी भी प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, किसी भी सर्विस डिलीवरी के लिए। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो यूएसए से जो उनको प्रोजेक्ट्स आते थे, जो उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सर्विस प्रोवाइडिंग जो डिमांड आती थी, वो अब नहीं आएगी। क्यों नहीं है? क्योंकि यूएसए की कंपनी जान जाएंगी कि भाई उनको पता है कि इंडिया से आईटी प्रोफेशनल आ ही नहीं पाएगा डिलीवर करने के लिए सर्विसेज, तो वो प्रोजेक्ट उनको नहीं मिलेंगे। वो प्रोजेक्ट वो अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को ही देंगे, या अदर नेशन में जो जहाँ से ये H1B और L1 वीज़ा के लिए इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे क्या होगा, इससे इंडिया की आईटी जो कंपनीज़ हैं, इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो सफ़र करेगी इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे फ़िलहाल यूएसए से। दूसरी चीज़ क्या होगा, यूएसए की जो आईटी इंडस्ट्री है वो कैसे अफेक्ट होगी। अगर यूएसए की कोई कंपनी है, या जैसे कि कोई भी सब्सिडियरी या कोई भी कंपनी जो यूएसए में ऑपरेट कर रही है, चाहे वो यूएसए बेस्ड कंपनी हो चाहे बाहर की कंपनी हो, अगर वो इंडियन आईटी फर्म्स को प्रोजेक्ट्स दे रही है, तो वो इसीलिए दिया जाता है कि उसको सस्ते कॉस्ट में, कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं आईटी फर्म्स इंडिया की। अब वही प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट कराने के लिए किसी और फर्म को देना पड़ेगा, और वो फर्म्स उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेगी, ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करेगी। तो यूएसए की जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो अदर इंडस्ट्री हैं जो कि आईटी पर डिपेंड हैं, उनका क्या होगा, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो उनकी खुद की इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं होगा। So the proclamation has asked immigration agencies to develop the regulation for certain visa categories, including H1B visa, which is extensively used by IT companies. तो अब इस रिस्ट्रिक्शन के बाद यूएसए की खुद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और इंडिया की दोनों ही सफ़र करेंगी। और यूएस गवर्नमेंट के इस मूव को इंडियन आईटी इंडस्ट्री और ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज़ हैं, जियांट्स हैं, उन दोनों ने ही, उन सब ने ही क्रिटिसाइज़ किया है डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव को। क्या रीज़न है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे रीज़न साइट किए जा सकते हैं यूएस गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए। So for the current H1B cap cases, once petitions are approved, individual could have applied for visa and travel to US to begin work on October 1. तो ये पहले का नॉर्म था, पहले का जो करंट H1B कैप केसेस है। अब क्या है, अब while the latest travel plan ban, it appears that US will process visa for travel after दिसंबर एंड। तो उससे क्या होगा, जो काम अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था वो दिसंबर एंड के बाद से जाकर के स्टार्ट होगा। हालांकि अगर हम बात करें क्या यूएसए ने ऐसा डिसीजन पहली बार लिया है, नहीं। अगर आपको याद हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे इनिशियली इलेक्ट होकर के एज अ यूएस प्रेसिडेंट, तो उसी के थोड़े टाइम बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर कैप लगा दिया था, उसके अप्रूवल पर कैप लगा दिया था। कि पहले कुछ एक बहुत लार्ज अमाउंट का अप्रूवल मिलता था H1B वीज़ा में, बट डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद उसको बहुत कम कर दिया, से अप्रॉक्सीमेटली 80,000 जो वीज़ाज थे वो अप्रूव होते थे, बट डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद उसको 10,000 से भी कम कर दिया था कि 10,000 से ज़्यादा वीज़ा हम अप्रूव नहीं करेंगे H1B कैटेगरी में। तो अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं इस न्यूज़ में कि H1B वीज़ा क्या है, या अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो इस यूएस गवर्नमेंट की इस मूव से इंडियन आईटी इंडस्ट्री को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आईटी इंडस्ट्री कैन टेक इन ऑर्डर टू रिवाइव फ्रॉम दिस यूएस डिसीजन।
तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये आपको देखना है कि आपका एग्जाम कौन सा, अगर आप आरबीआई में तो आप इस बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तो नहीं पूछेंगे, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी सिविल सर्विसेज एग्जाम देन अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम दिस न्यूज़। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको बताने के लिए शॉर्ट में लिख दिया है कि H1 बेसिकली इन्हीं दो वीज़ाज़ का डिस्कशन या इंक्लूजन हुआ है इस न्यूज़ में, तो हम इन्हीं दो वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे कि H1B वीज़ा क्या होता है और L1 वीज़ा क्या होता है। बेसिकली H1B वीज़ा इज़ अ वीज़ा इन द यूनाइटेड स्टेट दैट अलाउ US employers to temporarily employ foreign workers in specialty occupations। तो यूएस में जो कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे वो यूएस बेस्ड हो चाहे वो इंडिया की ओरिजिन वाली कंपनीज हो, उनको अथॉरिटी मिलती है कि वो H1 वीज़ा के थ्रू किसी भी फॉरेन कंट्री से वर्कर मीन्स आईटी प्रोफेशनल को बुला करके काम करवा सकती हैं। और मैक्सिमम टाइम ये आईटी प्रोफेशनल्स इंडिया से ही होते हैं। इंडिया से क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत चीप कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं। L1 वीज़ा क्या होता है? L1 वीज़ा इज़ अ वीज़ा डॉक्यूमेंट यूज टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ वर्क इन L1 स्टेटस। इट इज़ अ नॉन एमिग्रेंट वीज़ा और बहुत ही कम समय के, रिलेटिवली शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा कम समय के लिए ये वीज़ा ग्रांट किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए या कम से कम 3 महीने के लिए, बेस्ड ऑन द रेसिप्रोसिटी शेड्यूल। हालांकि इसमें भी एक्सटेंशन पॉसिबल है, जो कि मैक्सिमम 7 साल के लिए एक्सटेंशन हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं L1 वीज़ा जो होता है वो 3 महीने से लेकर के 7 साल तक के लिए जो फॉरेन वर्कर्स होते हैं उनको काम करने की परमिशन यूएसए में देता है, बट वो काम जो होता है वो L1 स्टेटस का या L1 कैटेगरी का होना चाहिए। और अगर हम बात करें इंडियन आईटी प्रेजेंस की, कितनी इंडियन कंपनीज है जिनकी आईटी प्रेजेंस है इन यूएसए, तो आप देख सकते हैं टीसीएस की सबसे ज़्यादा है। तो टीसीएस सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा के अप्रूवल लेता है हर बार यूएसए से। और आप देख सकते हैं लोकल रेट इन यूएसए, लोकल कितना रेट है? निल। इसी तरह टेक महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, HCL, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पोर्शन है इनका H1B वीज़ा को यूज़ करने का। तो अब ये सारी कंपनीज यूएस के इस यूनिलैटरल डिसीजन से अफेक्ट होंगी। इनको जो प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, वो अफेक्ट होंगे, इनकी इनकम अफेक्ट्स होगी। और इंडियन आईटी फर्म्स ही क्यों, जो सारी आईटी फर्म्स यूएसए में ऑपरेट कर रही हैं उन पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए चाहे इंडियन आईटी इंडस्ट्री हो चाहे ग्लोबल आईटी कंपनीज हो, सब ने यूएसए के इस यूनिलैटरल डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। ग्लोबल ट्रेड टू श्रिंक 18.5% इन जून क्वार्टर WTO। रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, कि डेटा निकाला है, जिसमें उसने कहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 का, इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 3% से श्रिंक करी है। और ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम आर सेट टू कॉन्ट्रैक्ट बाई अप टू 18.5% इन द सेकेंड क्वार्टर। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में 3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम में। और एज पर WTO दिस 3% कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू टर्न अप इनटू 18.5% कॉन्ट्रैक्शन इन अपकमिंग सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। और एज पर द WTO कि जो फर्स्ट क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन कम देखने को मिला है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में लॉकडाउन था, तो जो पहले जो ऑर्डर्स आ चुके थे उनको एग्जीक्यूट हो रहे थे, इकोनॉमी में जो शॉक था वो कम आया। बट फर्स्ट क्वार्टर में जो लॉकडाउन रहा उसका इम्पैक्ट, जो रियल इम्पैक्ट है, अब वो वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम में सेकेंड क्वार्टर में ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमी, बहुत सारी जो मेजर इकोनॉमीज थी, इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, वो बंद रही, कंप्लीटली शट डाउन रही, जिसका इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में ना दिख करके आने वाले सेकेंड क्वार्टर में ज़्यादा दिखेगा। एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टू बी द चैलेंज अक्रॉस द सेक्टर। और ये सभी इकोनॉमी के सभी सेक्टर के लिए, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी, सभी सेक्टर के लिए ये एक चैलेंज होगा। आई थिंक यू कैन रिलेट कि फर्स्ट जो हमारा क्वार्टर गया है उसमें 3% का कॉन्ट्रैक्शन क्यों रहा, और जो आने वाला क्वार्टर है उसमें 18% का कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं मैम अब तो इकोनॉमी ओपन हो गई है बहुत सारी, तो अब तो कॉन्ट्रैक्शन कम होना चाहिए। एक्चुअली जो फर्स्ट क्वार्टर में जो शटडाउन रहा है, इकोनॉमिक शटडाउन, उसका रियल इम्पैक्ट सेकेंड क्वार्टर तक आएगा। इकोनॉमी में कोई इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है कि तुरंत कुछ वन एंड पे हुआ तो आपको तुरंत इमीडिएटली दूसरे एंड पे दिख जाएगा, नहीं। एक वेव की तरह इसको पहुँचने में इसका इम्पैक्ट एक्चुअल
एक्चुअल एंड तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो फर्स्ट क्वार्टर का शटडाउन जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ में हुआ था उसका रियल इम्पैक्ट अब सेकेंड क्वार्टर में दिखेगा। और कैसे दिखेगा? जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है वो अब 18.5% तक डिक्लाइन करेगा। और अगर पूरे ईयर की बात करें तो WTO का कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम है वो 13% तक अप्रॉक्सीमेटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इन अ नॉर्मल सिचुएशन। बट अगर सिनेरियो वर्स्ट रहा, सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आती है, देन दिस कॉन्ट्रैक्शन कुड रीच अप टू 32%। तो अगर सिचुएशन वर्स होती है, कंट्रीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते इस पैंडेमिक को, इकोनॉमीज़ कंट्रोल नहीं कर पाती हैं इस पैंडेमिक को, तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्शन 32% तक जा सकता है। लुकिंग अहेड ऑफ 2021 एडवर्स डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, वीकर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ और वाइड स्प्रेड रिकोर्स ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। WTO ने इस बात के लिए भी वार्न किया है कि अगर सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आती है तो जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो प्रोजेक्शन है वो भी कम किया जा सकता है, उसके डेवलपमेंट पर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि जो भी मैक्सिमम रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो इस बात पर अपना प्रोजेक्शन दे रही है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 21 तक जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो रिकवर कर जाएंगी क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। पर एज़ पर WTO अगर सेकेंड वेव आती है इन्फेक्शन की तो हमारा आने वाला फाइनेंशियल ईयर उस पर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वीकर होगी देन एक्सपेक्टेड because of all the trade restrictions that economies are imposing on ईच अदर। जैसा कि हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में, चाइना और USA के बीच में, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कई सारे कंट्री, इवन यूरोपियन नेशंस भी बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अलाउ कर रही हैं इस पैंडेमिक की सिचुएशन में इम्पोज कर रही हैं। तो उसको देखते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि अगर सेकेंड वेव आती है देन द फाइनेंशियल ईयर 21 कुड ऑल्सो बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी सभी इकोनॉमीज़ अफेक्ट हो रही हैं इस पैंडेमिक की सिचुएशन से। तो अगर रेटिंग एजेंसीज इंडिया की रेटिंग कम कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के ही केस में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वरी नहीं है एक्सपर्ट, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो ही वही है इस समय। अगर हम बात करें कि अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अपार्ट फ्रॉम WTO, बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के प्रोजेक्शन देते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्शन हम देख सकते हैं। अगर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो -12.9% का देखने को मिलेगा। पैसिमिस्टिक सिनेरियो मतलब अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पैंडेमिक का, गवर्नमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाती हैं इस पैंडेमिक को, देन दिस कॉन्ट्रैक्शन कुड बी -31.9। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो रिपोर्ट पब्लिश होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें -11% का कॉन्ट्रैक्शन प्रेडिक्ट किया गया है। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है ये IMF पब्लिश करता है, क्योंकि बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये रिपोर्ट का नाम दे देंगे और पूछेंगे आपसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। या कई बार कई सारे रिपोर्ट्स को इकट्ठे दे देते हैं और बोलते हैं कि या कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम इकट्ठे देते हैं, बोलते हैं इनको, इनमें ये सब मिलकर कौन सी एक रिपोर्ट पब्लिश, इस तरह कई कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मानी जाती है कि अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। जब भी IMF पब्लिश करता है तो उसको सारे कंट्रीज इस पर ध्यान देते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो IMF पब्लिश करता है। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है उसने इंडिकेट किया है -13.4% का कॉन्ट्रैक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 20। OECD जो इकोनॉमिक आउटलुक होता है, OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और ये हम किसके कंटेक्स्ट में इसको पढ़ा था? इसको हमने पढ़ा था गूगल टेक के कंटेक्स्ट में, आपको याद होगा। तो इसने भी 2 प्रोजेक्शन दिए हैं कि अगर सिंगल हिट होता है, अगर कोरोना का यही सिंगल हिट होता है, सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन नहीं आती है, तो उस केस में ग्लोबल जो ट्रेड है वो 9.5% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बट अगर सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आता है तो यही कॉन्ट्रैक्शन 11.5% तक बढ़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 में मैक्सिमम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन ही प्रेडिक्ट किया गया है। तो 21 के लिए जो है वो GDP ग्रोथ या ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्ट करी गई है, बट इस पे भी प्रोवाइडेड दैट की कंडीशन लगी हुई है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 6। GEM आस्क्स सेलर टू स्पेसिफाई प्रोडक्ट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब एक नए नॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट का जो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जिसको जेम भी बोलते हैं, जेम गवर्नमेंट का ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट
ई मार्केट प्लेस। तो ये भी याद रखेंगे आप, ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जेम, जेम स्टैंड्स फॉर व्हाट इज़ जेम। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जेम नहीं है, जनरली इसको जो ई होता है ये स्मॉल होता है, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो अब गवर्नमेंट ने एक नया नॉर्म लाया है जिसके तहत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जितने भी सेलर हैं, जितने भी सेलर रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड किए हैं या नए प्रोडक्ट रजिस्टर करेंगे, उन सारे सेलर्स को अब अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ इस न्यूज़ को समझने से पहले ये समझ लेते हैं ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम होता क्या है। बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। और ये नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करते हुए जो गवर्नमेंट है वो कई सारे प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करती है डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स और सेलर्स। इससे क्या होता है, इससे गवर्नमेंट आईटी, ई लग रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आईटी मार्केट है, ये आईटी का इंटरफेस है, इंटरनेट का इंटरफेस होता है जिसमें एक जैसे हमारा हमारा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसी तरह गवर्नमेंट का भी नेशनल प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है ये जेम। इसमें जो सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? गवर्नमेंट को बेचते हैं। इसमें सेलर बायर आपस में मिल करके, एक सेलर होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं जो सेलर बायर सेलर से खरीदते हैं। जैसे सिंपली अमेजोन और फ्लिपकार्ट काम करता है वैसे ही ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस काम करता है। तो जेम यूज टेक्नोलॉजी टू रिमूव एंट्री बैरियर्स फॉर बोनाफाइड सेलर्स एंड हैज़ क्रिएट अ वाइब्रेंट ई मार्केट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे क्या होता है, सेलर को बहुत बड़ा मार्केट मिलता है, नेशन मार्केट। आप कोई सेलर है जो एक लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से यूपी में बना रहा है, तो उसको अब अपना प्रोडक्ट मुंबई में सेल करने के लिए तो मार्केट नहीं मिलेगी। तो ये जो ई मार्केट प्लेस है इसको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर यूपी का जो सेलर है वो अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस मुंबई के बायर को बेच सकता है, जैसे कि अमेजोन में होता है। अगर हम लोकल या फिजिकल मंडी की बात करें, फिजिकल मार्केट प्लेस की बात करें, तो यूपी में जो प्रोड्यूस हुआ, अगर आप अपनी फिजिकल मार्केट प्लेस में आते हो तो वो यूपी तक ही रह जाता है। आप यूपी के कुछ लोकल एरिया में गए, वहाँ आपने बेच दिया। बट अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जहाँ आपने अपना प्रोडक्ट डाल दिया, उसकी इमेज डाल दी, अब जो भी सेलर है फ्रॉम ऑल नेशन वो उसको देख सकता है और वो उसको खरीद सकता है। इससे क्या होता है, जीएम जो होता है वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, सिक्योर एंड सेव होता है, गवर्नमेंट की भी सेविंग होती है। गवर्नमेंट को भी बहुत सारे जो फिजिकल प्लेसेस उनको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, उनका मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, लाइसेंसिंग नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे गवर्नमेंट के भी जो काम होते हैं वो आसान हो जाते हैं, गवर्नमेंट की भी कॉस्ट सेव होती है। तो जो बेसिक पर्पस है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड स्पीड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं और सेल करते हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है, गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करती है इससे। तो अब क्या है, इसमें आ गया, गवर्नमेंट ने रूल स्पेसिफाई किया है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कि जितने भी जो सेलर्स हैं जो अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर रहे हैं इस पोर्टल में, नाउ दे हैव टू डिक्लेयर देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन और कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ product. The demand for specifying country of origin of product sold online has been gaining ground as India and China clashes at Ladakh border. तो इसका सिंपल इंडिकेशन यही है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं वो गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस पर सेल ना हो, इसीलिए जो भी सेलर्स हैं जो भी अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर रहे हैं उनको उस प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन डिक्लेयर करना पड़ेगा। और ये डिमांड कंटिन्यूसली डोमेस्टिक ट्रेड एसोसिएशंस कर रहे थे इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज द राइजिंग नेशनल सेंटिमेंट्स इन इंडिया एंड टू इंक्रीज देयर मार्केट। तो जितने भी डोमेस्टिक ट्रेड एसोसिएशंस थे वो इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी जो चाइना मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करना चाहिए, इंडिया के जो मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदना चाहिए। जो हमारे डोमेस्टिक ट्रेड एसोसिएशंस है वो इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहे हैं। तो उन्हीं के डिमांड पे अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने मैंडेट कर दिया है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस अभी तक हुए हैं
और कितने करोड़ के हुए हैं? 55,000 करोड़ के हुए हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन अब इस आत्मनिर्भर भारत का अप्रोच अडॉप्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। लोकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, उनकी सेलिंग या उनकी बाइंग को प्रमोट किया जाएगा रादर देन किसी और कंट्री से ओरिजिन हुए प्रोडक्ट को। तो अब इस अप्रोच को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या नॉर्म लगाना पड़ेगा? भाई अगर आप ये कह रहे हैं अपने सेलर से, बायर से कि आप इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उन्हीं को लें, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि हर प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी क्लॉज लगा दिया है कि अब आपको प्रोडक्ट सेल करने से पहले, गवर्नमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या प्रोडक्ट रजिस्टर करने से पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिससे कि जो बायर्स हैं वो इंश्योर हो सकें कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही या इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं, कोई फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं। और इसके तहत जो सेलर्स ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर चुके हैं, रजिस्टर्ड कर चुके हैं, उनको बार बार ये फ्लैश होगा कि आप अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन डालिए। अगर वो अपने प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं डालते तो उनका प्रोडक्ट गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ऑल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिलेटेड पब्लिक सेक्टर एजेंसीज आर मैंडेटेड टू डायरेक्टली परचेज कॉमन यूज गुड एंड सर्विसेज सोली थ्रू GEM। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं, जो प्रोक्योरमेंट एक्चुअली करती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो इस मार्केट प्लेस है जेम से प्रोक्योरमेंट करती हैं, उनको डायरेक्टली बोला गया है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही कोई गुड और सर्विस खरीदेंगे। और उसका भी डायरेक्शन दिया गया और ये भी डायरेक्शन दिया गया कि जो भी सामान आप जेम से खरीदेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, जितने भी जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है, फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज थी जो जेम पर अभी तक सेल होते थे, वो सेल नहीं होंगे, उनको डिस्करेज किया जाएगा बाइंग और सेलिंग से। तो ये एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेस है, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब वो सीधे जेम से खरीदेंगे। वो बाहर से खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने उनको किसी भी अदर फिजिकल प्लेस से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए मना किया है। और ये भी कहा है कि आप जब जेम से भी खरीदेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं दैट शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कंट्री इंडिया। तो अब इस ओपन मार्केट मॉडल में अब आपको कुछ नॉर्म्स या कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिखेंगे और ये बेसिकली सिर्फ चाइना या चाइनीज़ इंपोर्ट को टैकल करने के लिए ही ये डिसीजन लिया गया। तो अब आप इस न्यूज़ में क्या पढ़ेंगे? अब आप इस न्यूज़ में जेम के बारे में पढ़ेंगे। जेम क्या है, जेम का मैंडेट क्या है, जेम क्यों बनाया गया था, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या एम्स हैं, क्या बेनिफिट होंगे, सारे पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे डिटेल में। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। मोबाइल मेकर्स अपोज सोर्स कोड डिमांड। रिसेंटली जो साइबर अटैक्स के जो न्यूज़ आ रही है, इंटेलिजेंस आ रही है, उसको देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जितनी भी मोबाइल डिवाइस मेकर्स थे उनसे सोर्स कोड की डिमांड करी है। सोर्स कोड मतलब जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो उसमें उसकी कई प्रोसेस होती है, जिसमें एडिटिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, एग्जीक्यूटिंग ये प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस में 3 तरह के कोड्स होते हैं। सबसे पहला सोर्स कोड, दूसरा ऑब्जेक्ट कोड, तीसरा एग्जीक्यूटेड कोड। तो जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं आप देखते होंगे उनका सोर्स कोड ओपन होता है। इसी को बोलते हैं ना, कभी आपने सुना होगा ये तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये फ्री है यूज़ करने में और इसका सोर्स ओपन है, मतलब कोई भी इसका सोर्स कोड देख सकता है और उसमें चेंज कर सकता है। तो जो सिक्योर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, उनका जो सोर्स कोड होता है वो ओपन नहीं किया जाता। इसीलिए जितने भी मोबाइल मेकर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की इस डिमांड को नलीफाई कर दिया और अपोज किया और कहा है कि हम अपना सोर्स कोड शेयर नहीं करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। और उन्होंने जो ग्राउंड दिया है, जो दलील दी है, आर्गुमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि कोड्स और कमर्शियली वैल्यूएबल, confidential and sensitive information, that is why all the mobile makers are reluctant to share their source code with government। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 3 कोड्स होते हैं, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड्स या एग्जीक्यूट कोड। एक्चुअली सोर्स कोड होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अ सोर्स कोड इज अ टेक्स्ट लिस्टिंग ऑफ कमांड्स टू बी कंपाइल्ड और असेंबल्ड इनटू एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये कमांड्स का ग्रुप होता है, लिस्ट होती है, जिससे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम के फॉर्म में।
इतना सा आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड की बात नहीं करेंगे। तो अभी की न्यूज़ के लिए आप समझ लीजिए जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि हम आपसे अपना सोर्स कोड शेयर नहीं करेंगे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पतंजलि प्रपोजेस आयुष डिस्पोजल। जैसा कि हम सभी को पता है कल पतंजलि ने कोरोनिल नाम से अपनी कोरोना की एक मेडिसिन एक ड्रग लॉन्च करी है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब पतंजलि को वार्न किया है कि आपने जो ये कोरोनिल ड्रग लॉन्च करी है इसको कोरोना की दवा के रूप में कोरोना के मेडिसिन के रूप में आप एडवर्टाइज मत करिए जब तक कि आपके दिए हुए क्लेम्स से हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते। क्लेम्स मतलब आप दिखाइए हमें इसके क्लिनिकल ट्रायल्स क्या हैं, आपने किन किन पेशेंट्स पर इनका क्लिनिकल ट्रायल किया है, क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन आपने यूज़ किया है, किससे अप्रूवल लिया है। ये सारी चीज़ों के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने पतंजलि को बोला और फिलहाल के लिए बैन किया है। कहा है कि अब आप इसको एज अ कोरोना मेडिसिन प्रमोट नहीं करेंगे जब तक कि आपके सारे क्लेम से आयुष मिनिस्ट्री या आईसीएमआर सेटिस्फाई नहीं हो जाता। कल अगर आपको याद हो तो कोरोनिल के बाद कल एक और लॉन्च हुआ है जिसमें एक कंपनी ने फैबी फ्लू नाम की कोरोना का जो एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट है उसको लॉन्च किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे किस कंपनी ने कल फैबी फ्लू को लॉन्च किया है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आईआईएम अहमदाबाद रोल्स आउट ₹1000 crore एज इंडोमेंट fund. So one of the prominent global business school that is Indian Institute of Ahmedabad has launched the endowment funds to raise the 1000 crore in upcoming 5 years. अपने अपने इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंटरप्रेन्योर लीडरशिप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पब्लिक पॉलिसी इस तरह से कई सारे जो एक्सपेंशन करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद ने फंड रेजिंग के लिए कहा है अपने एल्यूमिनाई से विद एन इनिशियल कमिटमेंट ऑफ ₹100 crore from 10 founding alumni including InfoEdge founders and executive vice president Sanjeev Bika Chandani and Make My Trip Round Group CEO. All these alumni of IIM Ahmedabad has promised to provide the 100 crore of fund for to IIM अहमदाबाद। तो IIM अहमदाबाद अब 1000 करोड़ का फंड रेज करने जा रहा है अपने आपको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप एंड सो मैनी। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। 6000 कंपनीज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। एज पर द डेटा रिलीज बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री कोविड-19 लॉकडाउन के पीरियड में 16,000 कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं। हालांकि अगर हम डेटा की बात करें तो ये डेटा पिछले साल के कंपैरिजन में आधा है, बट एक्सपर्ट का ये कहना है इट इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेशन कि इस कोविड-19 के टाइम पर भी 16,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं। तो आगे आने वाले टाइम में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्पीड देखेंगे, बहुत सारे नए फर्म्स जो नई कंपनीज हैं वो इमर्ज हो सकती हैं। हालांकि कंपनी कितनी रजिस्टर्ड होती हैं और कितनी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती हैं ये नंबर बहुत डिफरेंट होता है। इस नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रजिस्टर तो बहुत ज़्यादा करती हैं लेकिन एंड तक आगे आने वाले 3 सालों तक बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बंद हो जाती हैं या आइडल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इन 16,000 कंपनीज में से कितनी एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे, गोइंग कंसर्न के फॉर्म में रहेंगी, ये देखने वाली बात है, बट एक्सपर्ट्स आर वेरी पॉजिटिव ऑन दिस डेटा। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, GM asked seller to specify products country of origin. All these are the references. If you like, please share and subscribe students. Thank you so much.